तो जब भी साइंटिस्ट किसी भी ग्रह का अध्ययन करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो अक्सर वो एक ऐसी पॉइंट को चुनने की कोशिश करते हैं जहां पर वो जो भी वेधशाला या ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट अपना स्टेबल करें, वो ज्यादा ईंधन खर्च ना करे और लंबे समय तक हमारा काम चले। ऐसे में कुछ स्टेबल पॉइंट्स होते हैं जो दो ग्रहों के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को बैलेंस करते हैं। ऐसा ही एक पॉइंट है L1। L1 पॉइंट जो है ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में यहां पर है। एकदम बीचों बीच तो नहीं है, क्योंकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कम है। तो जहां पर ये दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल को बैलेंस कर देता है, और यहां पर आने वाला जो भी आप यहां पर स्टेबल करेंगे, जो भी आप मिशन यहां पर छोड़ेंगे, वो लंबे समय तक स्थिर कक्षा में बना रहेगा। उसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ऐसे कई पॉइंट होते हैं जो अलग अलग तरीके से इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें L1 की, तो L1 सौर अवलोकन करने के लिए लैग्रेंज बिंदुओं में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि L1 के आसपास प्रभामंडल कक्षा में रखा गया उपग्रह सूर्य का बिना किसी ग्रहण के लगातार अवलोकन करता है। मतलब इसके बीच में ना तो पृथ्वी आती है और ना ही इसके बीच में चंद्रमा आता है, यानी ये लगातार सूर्य को आपका देख सकता है। इसीलिए हमारा जो आदित्य L1 मिशन है वो यहां पर गया है। आदित्य L1 मिशन से पहले एक सोहो सैटेलाइट गई थी, वो L2 पर रखी हुई है। सोहो जो है ये स्फेरिकल एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, जो बहुत समय से आपका ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा द्वारा चलाया गया प्रोग्राम था, जो आपका L2 पे चक्कर लगा रहा है और ये पृथ्वी का सही से अवलोकन कर पा रहा है, क्योंकि इसके बीच में सूर्य नहीं आता। ये वहां पे अपना पृथ्वी के पीछे पीछे चक्कर लगाता रहता है। तो पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए ये सबसे अच्छा पॉइंट है। इसीलिए अगर हमें पृथ्वी का अवलोकन करना होता है तो L2 पे जाते हैं, सूर्य का अवलोकन करना है तो L1 पे आएंगे। इसके अलावा भी एक पॉइंट और है L3। L2 पर ही जेम्स वेब आपका टेलीस्कोप भी है। L3 सूर्य के पीछे पृथ्वी के विपरीत और पृथ्वी की कक्षा से ठीक परे सूर्य का दूर भाग में स्थित एक अवलोकन प्रदान करता है, यानी ये उस पॉइंट का आपको अवलोकन प्रदान करेगा जो आप इधर से नहीं देख पा रहे। तो दूसरे वाले पार्ट का अगर आपको अध्ययन करना है तो आप L3 पर अपना कोई भी ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट डाल सकते हैं। अभी तो हाल फिलहाल कोई मिशन L3 पर नहीं गया है। L4 और L5 की बात करें तो ये स्थिर पॉइंट है, यानी अगर आप यहां पर कोई पॉइंट रख देंगे, यहां पर आप कोई सैटेलाइट रख देंगे तो वो आपका स्थिर है, मतलब वो स्टेबल हो जाएगा और फिर उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जबकि L1, L2, L3 ऐसे पॉइंट है जहां पर आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर कुछ दिन बाद अपनी डायरेक्शन को, अपनी सैटेलाइट को, अपनी कक्षा पथ को आपको पूरा का पूरा मैनेज करना पड़ता है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए इनको थोड़े थोड़े दिन बाद इसको वापस अपनी जगह पर लाना पड़ता है। L4 और L5 पे अगर आपने कोई पॉइंट छोड़ दिया तो उसमें आप एकदम स्टेबल हो जाएंगे। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि L4 और L5 पर हमारा आदित्य L1 मिशन क्यों नहीं गया? देखिए सीधी सी बात यह है कि ये पृथ्वी की कक्षा में पड़ता है, तो कहीं ना कहीं यहां पर आप जब इसको मूव कराते हैं तो L4 और L5 पर पृथ्वी अब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस पैदा कर सकती थी। उसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो थोड़ा बहुत परेशानी पैदा कर सकता था। इसीलिए हमारा आदित्य L1 मिशन जो है वो L1 पर गया है, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ सूर्य को देख सके। इसीलिए इसका नाम रखा गया है आदित्य L1। दैट इज कॉल्ड लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पर किन्हीं दो बड़े पिंड या दो प्लैनेट जो होते हैं उनका ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरीके से बैलेंस किया जा सके कि वहां पर हमें स्टेबिलिटी मिल सके। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि लैग्रेंज पॉइंट क्या है। और ऐसा प्रश्न बन सकता है कि भाई आप L1, L2, L3 ये अस्थिर है, अनस्टेबल पॉइंट्स हैं, जबकि L4 और L5 ये स्टेबल पॉइंट है। अब बात करते हैं भाई कि सूर्य का अध्ययन करना क्यों जरूरी है, ऐसा क्या है इसमें मामला। तो एक्चुअल में आप गौर से देखें तो ये सूर्य का एक फिगर है जिसमें आपको कोर दिखाई दे रही है। कोर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, लगभग इसका टेम्परेचर होता है 15 लाख केल्विन के आसपास। रेडिएटिव जोन इसके बाद आएगा तो थोड़ा सा कम हो जाता है, कन्वेक्शन जोन पे थोड़ा सा और कम हो जाता है। ये कन्वेक्शन जोन है जो रेड वाला आप देख रहे हैं। फिर आउटर लेयर आती है तो फोटोस्फीयर आता है जहां का टेम्परेचर 4000 से लेके 6500 डिग्री केल्विन तक रहता है। क्रोमोस्फीयर 4000 से लेके 8000। अब बात आती है कोरोना, जो बिल्कुल आउटर रीजन, जो चमक हमें दिखाई देती है सूर्य के चारों ओर, वहां का टेम्परेचर अचानक से फिर से 10 लाख केल्विन के आसपास हो जाता है। अब ये वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से रहस्य है, ये मिस्ट्री है हमेशा से कि ऐसा क्यों होता है कि भाई इनर टेम्परेचर कम है, हम जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं तो टेम्परेचर कम होना चाहिए। मतलब आग के पास आप जाते हो तो टेम्परेचर ज्यादा होता है, आग से दूर आते हो तो टेम्परेचर कम होना चाहिए। और सूर्य का ऐसा कोई वायुमंडल भी नहीं है कि वहां पर गैसेज इकट्ठी हो रही हूं। तो ऐसा क्यों होता है, इसका अध्ययन करने के लिए काफी समय से वैज्ञानिक जो है वो चिंता में है। तो कोरोना का जो टेम्परेचर है वो 10 लाख केल्विन के आसपास है।
तो ये ऐसा क्यों हुआ कि टेम्परेचर पहले कोर पे ज्यादा है, फिर बाद में कम हुआ, फिर आप देखो 8000 से 4500 केल्विन है, फिर धीरे धीरे ये टेम्परेचर क्या हुआ, थोड़ा सा कम हुआ, फिर अचानक से ये काफी ज्यादा हो जाता है। तो कोरोना पर ये टेम्परेचर क्यों होता है? इसके अलावा सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं, क्यों बनते हैं, कब बनते हैं, सोलर साइकिल हम कैसे जज कर सकते हैं? वैसे सोलर फ्लेयर्स जो हैं उनसे आप उन्हें सौर तूफान भी कह सकते हैं। उनसे पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के पास खुद का एक ग्रेविटेशनल फील्ड है जो आने वाले जो भी आयंस हैं उनको डिफ्लेक्ट कर देता है और हमें सुरक्षा करता है। यानी पृथ्वी पे अगर खुद का ग्रेविटेशनल फील्ड ना होता तो शायद ये जो सोलर फ्लेयर्स आते हैं वो हमें बर्बाद कर सकते हैं। आप एक परमाणु बम, दो परमाणु बम सुनते होंगे, इन सोलर फ्लेयर्स में एक एक सोलर फ्लेयर्स के अंदर 10-10 परमाणु बम की ताकत होती है, इतना एनर्जी रिलीज होता है। तो बनने का इनका जो अभी तक वैज्ञानिक समझ पाए कि सोलर फ्लेयर्स क्यों बनते हैं और कब वो बनेंगे, तो उसका हम पहले से ही अंदाजा लगा ले कि कोई मुसीबत अगर आने वाली है तो उसको पहले से ही जान ले। तो ऐसा देखा गया कि सूर्य जो है वो भी थोड़ा थोड़ा अपना डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ले रहा है। सूर्य पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ से लेकिन नॉर्थ की ओर जाता है, साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है, और रोटेशन की वजह से इस मैग्नेटिक फील्ड में डिसरप्शन आता है। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड सीधा जाना चाहिए उसमें डिसरप्शन आता है। डिसरप्शन आने की वजह से जो आयंस वहां पर बन रहे हैं उनमें भी डिफ्लेक्शन आता है, और ये डिफ्लेक्शन धीरे धीरे पर्टिकुलर एक ऐसे सर्टेन पॉइंट पर पहुंच जाता है, क्रिटिकल पॉइंट पर, कि वो डिफ्लेक्शन वहां पे आयन इकट्ठे हो जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि वहां पे एक विस्फोट हो जाता है। अभी तक का जो फिनोमिना इन्होंने एक्सप्लेन किया उस हिसाब से ये विस्फोट ही आगे चलकर सोलर फ्लेयर्स का कारण बनता है। इसी को कोरोनल मास इंजेक्शन कहते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में द्रव्यमान रिलीज होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में मास रिलीज होता है, उससे बहुत ज्यादा एनर्जी आती है। और 1988 में एक बार ऐसा हुआ था कि कनाडा का 9 घंटे तक बिजली गुल हो गई थी। लोग समझ ही नहीं पाए थे कि ये बिजली गुल क्यों हुई 1988 में। तो वो सोलर फ्लेयर्स के कारण हुआ है, और ये समय समय पर आते रहते हैं। सूर्य अभी एकदम नया है हमारा, धीरे धीरे ये बूढ़ा होगा तो इसमें और ज्यादा इंजेक्शन होगा, तो वो किस तरीके से होगा, तो इसलिए उससे पहले कि हमारी पृथ्वी पर कोई नया खतरा आए सूर्य के द्वारा, उसका अध्ययन कर लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आदित्य L1 मिशन जो है वो इसीलिए भेजा गया है। ठीक है, नहीं पोजीशन इंटरचेंज नहीं होता है। आप वहां पे जब फिक्स कर देंगे तो सूर्य अपनी जगह स्थिर है, पृथ्वी उसके चारों चक्कर लगा रही, सैटेलाइट उसके आगे स्थिर हो गया, वो अपना चारों चक्कर। ये सब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे होता है, तो उसमें आपका ऐसा कुछ होने के चांसेस रहते ही नहीं है। तो ये बढ़िया सी मैंने एक स्लाइड प्रिपेयर की है, आप इसे देख सकते हैं कि भाई इसमें क्या क्या हो रहा है। ठीक है।